2 दिन पहले 64 बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। हमारे साथ कौशलेंद्र जी बैठे हुए हैं जो गया ज़िले के रहने वाले हैं और इनका रैंक 91 आया है। आइए हम लोग इनसे जानें कि ये अपना तैयारी कैसे किए और साथ साथ ये जॉब भी कर रहे थे, समय का प्रबंधन कैसे किए, ये भी जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। शैलेंद्र जी, हार्दिक बधाई हो 64 बीपीएससी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद अमित जी। एक चीज़ बताइए, आप कितना प्रयास किए बीपीएससी के लिए? कौन अटैम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा। तो पहला अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे थे? पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के दरमियान मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हो पाया था और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरे अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स पास किया और इंटरव्यू भी तक भी पहुंचा, पास किया और आज आपके सामने बैठा हूं। प्रीलिम्स में कितना नंबर से छूटा था पहले बार? 63rd प्रीलिम्स में 1 नंबर से मैं चूक गया था। 1 नंबर से चूके थे। दूसरी बार जब प्रीलिम्स की तैयारी आपने शुरू की, तैयारी कैसा तैयारी की? क्योंकि 1 नंबर से छूटे हुए थे और ये माइनर चूक कहते हैं, तो दूसरा बार में प्रबंध आपका कैसा था पीटी के लिए? अमित जी, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स जो है इस सिविल सर्विस प्रिपरेशन में वो सबसे अनसर्टेन पार्ट है और ये बहुत अहमियत रखता है। लेकिन ये डरावना है कि अनसर्टेन है, लेकिन ये सभी के लिए अनसर्टेन है। तो जब मेरा 1 नंबर से चुका था तो मैं फॉर द टाइम बिंग तो एकदम ब्लैंक था कि क्या होगा, कोई मेरा सुन नहीं रहा था, सब लोग आपके कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम खुद को संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। उसके बाद मैंने 2 ही चीज़ किया, मैंने सोर्सेस को कम किया और रिपीटिशन को ज़्यादा किया। जैसे फर्स्ट टाइम में क्या था कि मैं रिपीट नहीं कर रहा था, विभास पनोरमा भी पढ़ लिया, इम्तियाज़ अहमद भी पढ़ लिया, घटना चक्र भी पढ़ लिया, प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ लिया, मैं उस चीज़ को कट ऑफ कर दिया। उसके बाद मेरा स्ट्रेटजी क्या रहा कि केवल हम विभास पनोरमा लेंगे और उसको इनरिच करेंगे। जो इम्तियाज़ अहमद में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको विभास पनोरमा में जहाँ खाली जगह है वहाँ पे इंक्लूड करके इनरिच करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो रिपीटिशन एफर्ट का है, क्योंकि 99% चीज़ें दोनों में सेम रहेगी, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है केवल हम उसको ऐड करके हम केवल एक बुक को बार बार पढ़ें तो वो हमें फ़ायदा करेगा। उसी तरह से घटना चक्र अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अलावा कोई भी मैगजीन को हम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे मैगजीन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उस घटना चक्र में इंक्लूड कर लें, और ये मेरी स्ट्रेटजी रही जिससे हमको मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा हुआ। पीटी के लिए स्पेशल कौन कौन सा बुक आपने पढ़ा और कितना मार्क्स आया था पीटी में, अगर याद हो तो? प्रिलिमिनरी में मुझे अगर सही याद है तो 96 मार्क्स मुझे मिला था उस टाइम पे। 96 मार्क्स मिला था और मैं ईबीसी में था तो क्वालिफाई कर गया था। और बुक का जहाँ तक बात है, एक तो विभास पनोरमा मैं थॉरोली पढ़ा था, उसके अलावा विभास पनोरमा में ही मैं बहुत चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया था बीच बीच में ताकि वो इनरिच हो जाए। इसके अलावा प्रीलिम्स में सब लोग जानते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो उस साइंस पोर्शन के लिए पता नहीं सब लोग लूसेंट बोलते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली 6 to 10 तक एनसीईआरटी पढ़ा था, प्योर एनसीईआरटी पढ़ा था। और उस एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं उसी एनसीईआरटी में पेज लगा के अलग अलग रखता था ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा पॉलिटी के लिए वेल नोन बुक है लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमिक्स के लिए स्पेसिफिक हमने केवल यूट्यूब सोर्स देखे थे और केवल यूट्यूब सोर्स देखे थे इकोनॉमिक्स के लिए। और इसके अलावा मैथ्स मेरा अच्छा था तो मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा मुझे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। करंट अफेयर के लिए घटना चक्र मैंने फॉलो किया था। चलिए, ये तो प्री की बात हुई, हम लोग मेंस पे आते हैं। मेंस का तैयारी आपने कैसे किया और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ये बताइए हमें ज़रा। अमित जी, मेंस का तैयारी और प्रीलिम्स का तैयारी में स्लाइट डिफरेंस है। प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट अपने पास रखना है और उसको रिटेन करना है, वो चैलेंज है। मेंस में आपको एनालिसिस करने आना चाहिए, ब्रॉड आइडिया हो, एनालिसिस आपका सही हो तो आपका मेंस
में कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर GS 1 का बात करें तो एक पोर्शन तो स्टैटिस्टिक है, वो क्लास 11 का NCERT स्टैटिस्टिक अगर बना लो आप तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है, जितना उसमें कंसेप्ट बताया गया है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री का पोर्शन का बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरली रिपीट होता है, हालांकि 64वीं से ट्रेंड काफ़ी बदला है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, भले ही आपका आंसर उसी पोर्शन से आए क्योंकि सिलेबस वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है। पहले काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे, कॉजेज कंसिक्वेंस सीधे सीधे आता था, लेकिन अभी जैसे 64th में था कि क्रिटिकली एनालाइज द नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वो थोड़ा डिफरेंट था पहले से क्वेश्चन। उस टाइप के क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आप थॉरो बुक का रीडिंग करोगे। इसके लिए स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो मैं बिपिन चंद्रा का बुक फॉलो किया था, मॉडर्न इंडिया का। इसके अलावा जैसे संथाल रिवोल्ट हो गया, बिरसा मुंडा रिवोल्ट हो गया, ताना भगत मूवमेंट हो गया, तो उस जो भी मॉडर्न इंडिया का पार्ट नहीं मिला मुझे डायरेक्ट बिपिन चंद्रा में, उसको डिफरेंट सोर्सेज से कोचिंग का मटेरियल देख लिया, थोड़ा गूगल देख लिया, यूट्यूब देख लिया और एक अपना संक्षिप्त नोट तैयार किया। और ताकि मुझे पता था कि मैं नहीं जानता था कि मुझे अगली बार सक्सेस मिल ही जाएगा, 2 बार लेना पड़ेगा, 4 बार लेना पड़ेगा, मैं नहीं जानता था। मैं इसीलिए ऐसा नोट्स बनाना चाहता था स्टैटिक पार्ट का कि फिर मुझे बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको हम बार बार रिपीट कर लें। और करंट अफेयर हमेशा चेंज होना है तो उसके लिए हम परमानेंट नोट नहीं बना सकते, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है उसको बना सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं किया। करंट अफेयर में मेरा अपना मानना है कि किसी भी मेंस एग्ज़ाम में BPSC का करंट प्रिपेयर करना है आपको, तो मेंस के 1 महीने पहले आप 20 टॉपिक उठा लो जो करंट में चल रहा है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 20 टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप 20 टॉपिक उस छांटने में सफल हो गए तो मुझे नहीं लगता कि 20 टॉपिक से बाहर कोई भी 3 क्वेश्चन BPSC पूछेगी। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम देखें तो इजराइल फ़लस्तीन का जो इशू चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोविड उसका इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर WHO का वैक्सीन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का अगर हम 20 टॉपिक उठा लें और उसको 2-2, 3-3 पेज का नोट्स तैयार कर लें तो उसके बाहर कुछ नहीं आना है। हाँ, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका इसी नोट्स में से कहीं से निकलेगा। तो करंट अफेयर का सिंपल सा ये तरीका था। जहाँ तक दूसरे पेपर की बात है तो पॉलिटी में अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड जो चल रहा है चीज़ें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है BPSC जो अक्सर पूछती है। फंडामेंटल राइट DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछती है। तो हम वो सारे टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल BPSC में हम लोग हार्डली कभी देखते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड सवाल मेंस में। हम क्यों हाई कोर्ट प्रिपेयर करें मेंस के लिए? हम क्यों ना केवल उस पोर्शन को प्रिपेयर करें जो बार बार पूछा जा रहा है, पूछने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो कंबाइंड पोर्शन है उसमें गिना चुना क्वेश्चन है, फ्लड रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा ही, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इजीली 25-30 टॉपिक आप वहाँ से चूज करके तैयार कर सकते हो, आप वहाँ से आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, अगर चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मुझे ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं हुआ, लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटी से प्रिपेयर करते हैं उनको साइंस टेक्नोलॉजी पे भी उतना ही फोकस देना चाहिए जितना वो नॉर्मल पार्ट पे देते हैं, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी स्कोरिंग है, वहाँ पे आप कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे पहला पेपर का स्टैटिस्टिक है उसी तरह से सेकेंड पेपर का साइंस टेक है। इसके अलावा ऑप्शनल की बात करें तो मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री था और केमिस्ट्री को मैं अपने तरीके से प्रिपेयर किया उसको। ठीक। एक चीज़ बताइए हमको, आपने तो बता दिया कि हाँ कैसे कहाँ से रिसोर्सेस आप इकट्ठा किए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको क्या क्या चैलेंज आया और आपने इसको कैसे हैंडल किया, ये ज़रा बताइए। आंसर राइटिंग के बारे में मेरा मानना है अमित जी कि जैसे हम बाइक चलाना जब सीखते हैं तो फर्स्ट डे हो सकता है 5 मीटर भी बाइक ना चला पाएँ, दूसरा डे 10 मीटर चला लें, तीसरा डे 25 मीटर चला लें, 1 किलोमीटर चला लें, और फिर ऐसा टाइम आएगा कि एग्जैक्ट काफ़ी जाम हो और पार कर जाए। सिमिलरली आंसर राइटिंग के साथ है, जब आप फर्स्ट डे पेन लेके बैठोगे आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी हो सकता है आप 2 ही लाइन लिख पाओ, 4 ही लाइन लिख पाओ, पूरा नहीं लिख पाएँ। तो वो तभी आपका संभव है जब आप
गलती लिखो, सही लिखो, जो भी है आप लिखना शुरू करो, पेन पेपर यूज करो। आप एक बार पेन पेपर अगर आप यूज करना शुरू कर दिए तो पहले बार में 5 लाइन लिखे, आप किसी से चेक करवाए, अपना पीयर ग्रुप में, अपने दोस्त से, अपने भाई से, जो भी सीनियर से, किन्हीं से आप चेक करवाए, तो वो कम से कम 2-3 खामियां बताएंगे कि इसमें ये ऐड हो सकता था, ऐसा ऐड हो सकता था, ये लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे। अब वो जो खामियां बताए, कम से कम अगला आंसर में तो आप वो गलती करने वाले नहीं हो। वो अगला आंसर में आपका नया तरह का गलत होगा, क्योंकि जो पुराना गलती किए थे वो आप सीख चुके हो। बस सिमिलर स्ट्रेटजी आंसर राइटिंग के लिए करना है कि जब भी आप शुरू कीजिए, आप कभी ये मन में नहीं रखिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे दिमाग में पूरा इन्फॉर्मेशन होगा और मैं पेन लेके बैठूंगा और एक आंसर 38 नंबर का लिख के दूंगा। वो कभी नहीं आने वाला है। वो तभी आएगा जब आप लिखना, टूटा फूटा आंसर लिखना शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग के लिए केवल एकमात्र टेक्निक है। अगला आपसे एक प्रश्न है कि आंसर राइटिंग के समय में क्वालिटी और क्वांटिटी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। समानता विद्यार्थी को ये देखा जाता है, या तो क्वालिटी बेहतर हो जाती है या क्वांटिटी बेहतर हो जाती है। आप इन दोनों चीज़ को कैसे हैंडल किए? मेरे साथ मेरे बहुत सारे कलीग्स, फ्रेंड्स भी ये एग्ज़ाम दिए थे, और मुझे याद है अमित जी, जब मैं मेंस दे के 2019 की बात है, हुई थी उस टाइम मेंस, मैं निकला था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ये बोले थे कि मैंने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और मैं ब्लैंक था, क्योंकि मैं हर एक पेपर में एक क्वेश्चन में छोड़ दिया था, छूट गया था, मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता। ऑप्शनल में भी 25 नंबर का क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो पाया। वो मेरी गलती थी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो इससे मुझे ये फिर भी जब रिजल्ट आया मेंस का, तो मेरा नाम लिस्ट में था और मेरे कलीग्स फ्रेंड्स का नाम नहीं था। इससे मुझे ये निष्कर्ष बस ये निकला कि कहीं ना कहीं क्वालिटी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी लिख के पूरा आंसर लिख के आ जाओ, पूरे 8 का 8 आप आंसर कराओ, और क्वालिटी नहीं है तो हो सकता है आपको मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई डिग्री के लिए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। वहाँ पे टीचर आपके आंसर्स पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि क्वांटिटी बिल्कुल, अगर मैक्सिमम क्वांटिटी आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो हर एक क्वेश्चन में आपको मीडियोकर मार्क्स मिलेगा, और मीडियोकर मार्क्स मिलेगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दिए तो हो सकता है 8 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन मीडियोकर लिखो, लेकिन 5 क्वेश्चन अगर अच्छा लिख रहे हो तो उस 5 का इम्पैक्ट बाकी 3 जो खराब भी आप लिखे हो उस पर पड़ेगा, और उसका मार्क्स जो नॉर्मली आने वाला था उससे बेहतर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट बैठ जाएगा कि इनका आंसर शुरू में काफ़ी अच्छा रहा है तो ये भी अच्छा ही है। इस वजह से मुझे लगता है कि क्वालिटी पे उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना क्वांटिटी पे देना चाहिए। आपका ऑप्शनल केमिस्ट्री है, आपने केमिस्ट्री क्यों लिया? और एक चीज़ प्रायः विद्यार्थी के मन में ये उलझन रहता है कि ऑप्शनल क्या लूँ, आप इसके लिए क्या सुझाव दे पाएंगे? पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि मैं केमिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लिया। 12th के बाद मैं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में पढ़ाई की, और वहाँ पे मैं BS MS की डिग्री केमिकल साइंस से ली, और केमिस्ट्री को मैं इतने बृहत ढंग से पढ़ा कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कोई और सब्जेक्ट लेता तो उसके साथ जस्टिस कर पाता, या यूँ कहें कि अगर मैं कोई और सब्जेक्ट लेता तो मैं केमिस्ट्री को धोखा दे रहा होता। मेरा पर्सनल अपना ये ओपिनियन था, जिसके वजह से केमिस्ट्री लिया। केमिस्ट्री के लिए मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। अब इन जनरल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग अभी 12th पास कर रहे हैं और जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उनसे तो हमारा आग्रह होगा कि आप वही ग्रेजुएशन सब्जेक्ट करें अगर सिविल सर्विस का मानना है, जाना है उसमें तो, और उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ाई करें कि बाद में जाके आपको एक कन्फ्यूजन ना हो कि ऑप्शनल क्या लें, क्योंकि आप ऑप्शनल का मतलब वो सब्जेक्ट जिसको आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो, उस सिलेबस, उसी टाइप का सिलेबस आपका रहेगा। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप बेफिक्र उसको ऑप्शनल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हाफ कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इन केस बहुत समय ये होता है कि हमारा ग्रेजुएशन में ठीक से पढ़ नहीं पाए तो क्या करें, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है। आप अगर साइंस लेने के पक्ष में हो
तो साइंस का ड्रॉबैक ये है कि वो आपको जीएस में हेल्प नहीं करेगा अगर आप कोई भी साइंस का पेपर लेते हो तो साइंस का पेपर मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगा लें जिनका बैकग्राउंड उसमें रहा हो, वो हेल्प करेगा। अदरवाइज ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट बेहतर है क्योंकि उसका हेल्प आपको जीएस में मिलेगा। और जीएस के पढ़ते के दरमियान आप देख लो कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसका 2 चैप्टर 4 चैप्टर और ज़्यादा पढ़ के देखिए एनसीईआरटी से। इंटरेस्ट लग रहा है तो बिल्कुल वो आप उसको ऑप्शनल लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि एक बार अगर ऑप्शनल आपने चुन लिया तो उसके साथ स्टिक कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है आप दूसरे लोगों से पीयर ग्रुप में बात करो, वो बोले अरे नहीं यार ज्योग्राफी नहीं, ये तो हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है, कोई तीसरा बोलेगा सोशोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, और आप शिफ्ट होते रहोगे तो आपका टाइम लॉस होगा। तो जो आप एक बार माइंड मेकअप करते हैं उस पर अगर आप फिक्स्ड रहते हैं कि नहीं मुझे इसी ऑप्शनल के साथ करना है, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा। आपके मेंस के मार्क्स याद हैं? क्योंकि 2 ही दिन पहले शायद कल ही आया है। ज़रा मार्क्स अपना जीएस पेपर का और ऑप्शनल का दोनों बताएं, और इंटरव्यू का भी। हाँ, मैं आराम बिल्कुल डिस्क्लोज कर सकता हूँ। मुझे जीएस पेपर 1 में 166 मार्क्स मिले, पेपर 2 में 140 मिले हैं, और मेरा ऑप्शनल पेपर में 198 मार्क्स मिला है, और इंटरव्यू में मुझे 75 मार्क्स दिया गया है। और ये तब है जब मैं तीनों पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, छोड़ के, यानी कि कुल मिलाकर के 504 हुआ रिटन मार्क्स। हाँ, रिटन मार्क्स। चलिए एक चीज़ बताइए, खैर मेंस की बातें हो गई, इंटरव्यू में अपने आप को कैसे तैयार किया आप? इंटरव्यू के लिए मुझे अपना मानना है कि दो फेज है इंटरव्यू का प्रिपरेशन का। एक तो आपको नॉलेज का लैक है, और दूसरा ये है कि इंटरव्यू देने का फोबिया है। ये 2 टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको इंटरव्यू देने का फोबिया है तो आप मिरर को यूज करो, आप घर में लोगों को यूज करो, आप कैसे भी इतना प्रैक्टिस करो कि ये आपको नॉर्मल लगने लगे। फोबिया हटाने का मात्र एक तरीका है। सबसे पहले मिरर से शुरू कीजिए। घर में आपके भाई हैं, पापा हैं, अंकल हैं, दादा दादी हैं, उनको बैठाइए, उनको इंटरव्यूअर के तौर पर बैठाइए, पूछिए कि जो मन है आप पूछो मेरे से। फोबिया हटाने का ये तरीका है। बाय द वे मेरे केस में फोबिया नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम में वाइवा इंटरव्यू काफ़ी सारा दिया था, तो मैं वो फोबिया नहीं था थैंकफुली। इन्फॉर्मेशन का जहाँ तक बात है, उसमें मेरा मानना है कि अगर मेंस और इंटरव्यू के दरमियान ज़्यादा गैप ना हो तो आप समझो आपका नॉलेज बेस इंटरव्यू के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेंस और इंटरव्यू के बीच काफ़ी गैप हो, जो अक्सर बीपीएससी में देखा जाता है, तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि करंट अफेयर का पोर्शन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके जाएं, और ऑप्शनल पेपर का। चूँकि मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री था और मुझे केमिस्ट्री में पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समय समय पे उसको रिवाइज करते रहा हूँ, तो ऑप्शनल में मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन करंट अफेयर का पार्ट, आप करंट अफेयर फिर घटना चक्र से मत पढ़ो, आप एनालिटिक बेस पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो। 3 महीने एडिटोरियल पढ़ो, आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएगा अपने आप, आपका ओपिनियन बन जाएगा। आप घूमते फिरते ऑटो में भी जा रहे हो तो कोई टॉपिक दिमाग में सोचो कि इस पर क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, इसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। रैंडम थॉट करो। और इसके अलावा जो ब्रह्मास्त्र है वो है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दीजिएगा, आपका हेजिटेशन भी खत्म होगा और नॉलेज बेस भी बढ़ेगा। शैलेंद्र जी, आपका इंटरव्यू किनके बोर्ड में हुआ था? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर याद हो तो आपसे क्या क्या पूछा गया था, ज़रा बताएं इसको। इंटरव्यू का तो काफ़ी समय हो गया अमित जी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे ध्यान आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि अलाउड है कि नहीं, बट कोशिश करता हूँ कि मैं बताऊँ। मेरा इंटरव्यू दीप्ति मैडम के बोर्ड में था, और मैडम काफ़ी कोऑपरेटिव थी, नो डाउट बहुत कोऑपरेटिव थी, और बोर्ड मेंबर्स भी सारे काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मैं जब इंटर किया तो मैडम मेरे से पूछती है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं, जो कि ये काफ़ी अच्छा गेस्चर था, गुड गेस्चर था। वो आपको बहुत कंफर्टेबल कर दी इस एक क्वेश्चन में ही। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या करते हैं आप, क्योंकि उनके पास कोई डिटेल्स नहीं होता है फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो कहिए, और उनके पास शायद कोई कोड होता है बस। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ऑप्शनल है, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं। तो मेरा ग्रेजुएशन ऑप्शनल दोनों सेम था, केमिस्ट्री, और मैं बोला कि मैं तत्काल विधानसभा में कार्य कर रहा हूँ। जैसे ही मैं विधानसभा बोला तो उनका सारा फोकस लेजिस्लेटिव क्वेश्चन पे चला गया,
उन्होंने मेरे से ये पूछा कि MLAs की सैलरी, माननीय विधायकों की सैलरी क्या होती है। उन्होंने ये पूछा कि माननीय विधायकों का TADA क्या होता है, उनका और उनको क्या फैसिलिटी दी जाती है। आप माननीय विधायक को माननीय क्यों बोल रहे हैं, इवन ये भी क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि राज्यसभा का क्या इम्पोर्टेंस है। आपको नहीं लगता कि बिहार जैसे गरीब राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव कर देना चाहिए, एबोलिश कर देना चाहिए, जैसे दूसरे राज्य प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ राज्य इसको फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एबोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य रूप से उनका क्वेश्चन लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के आसपास घूमा। दूसरे मेंबर्स के पास गया क्वेश्चन, तो दूसरे मेंबर्स ने भी यही पॉलिटी का ही पार्ट पकड़ा और उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिससे राज्यसभा में लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और कौन सा ऐसा फील्ड है जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। और वो बहुत मेरे लिए कॉमन था, क्योंकि मैं वहीं पे काम कर रहा था। ये सब चीज़ ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर होना चाहिए, अगर उस जॉब में हैं तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा एक मेंबर ने मेरे से पूछा कि आप जान रहे हैं कि जो माननीय विधायक होते हैं, बहुत से विधायकों पर आरोप है, प्रत्यारोप है, केसेस हैं, फिर भी उनको आप बार बार माननीय करके एड्रेस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे लिए रिपीटिशन था दूसरे मेंबर के द्वारा। तो फिर भी मेरा जवाब वही था कि कोई भी लोग हमारे देश में तब तक कन्विक्टेड नहीं है जब तक कोर्ट न कर दे, और जब तक कोर्ट नहीं कर दे कन्विक्टेड तब तक वो निर्दोष हैं, और वो जो पद होल्ड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनका सम्मान होना चाहिए, और वो विधानसभा के अगर मेंबर हैं तो वो माननीय हैं। इसके अलावा जो एक और मेंबर थे, उन्होंने केमिस्ट्री से सवाल पूछा कि अगर एक कुकर में मुझे खाना बनाना है तो लैंड पे बनाएं या माउंटेन पे बनाएं, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर छोटे से क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन पूछे कि AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तीसरे एक और क्वेश्चन पूछे फेलुदा टेस्ट क्या है। और फॉर्चुनेटली उस दिन लकली कहिए कि मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ा था और फेलुदा टेस्ट के बारे में फ्रंट पेज पे था, क्योंकि वो केमिस्ट्री से भी पूछे तो वो रिलेटेड, हाँ, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। हो सकता है कि केमिस्ट्री एक्सपर्ट उसमें नहीं हो, शायद इस वजह से नहीं हुआ हो, लेकिन जो भी हो, वो फेलुदा वाला क्वेश्चन का मुझे इंपॉर्टेंस तब पता चला कि मैं मॉर्निंग में जस्ट इंटर करने, BPSC ऑफिस में इंटर करने से पहले पेपर में फ्रंट पेज पे देखा था, क्योंकि वो ICMR ने उस टाइम पे फेलुदा टेस्ट को अलाउ किया था इंडिया में ट्रायल के लिए, और उसके बारे में पढ़ा था और वही पूछा गया और मैं जवाब दिया। तो मुझे लगा कि इंटरव्यू देने से जाने पहले एक नज़र तो न्यूज़पेपर पर मार ही लेना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, सब ठीक है, एक आप साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, सिविल सेवा में आने का कब विचार बना लिया? अमित जी, मैं अगर ये कहूँ कि बचपन से ऐसा मन था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से बचपन मेरा बहुत शानदार था, क्योंकि माँ बाप के द्वारा दिया गया हो जैसा भी बचपन हो बहुत शानदार होता है, उससे बेहतर आपको बचपन नहीं मिल सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बचपन से मैं कहूँ कि मुझे सिविल सर्विस जाना था, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलता था, मूवी देखता था, तो मेरा मन करता था मैं हीरो बन जाऊँ, मेरा मन करता था मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, ठीक है। ये नॉर्मल, पता नहीं दूसरों लोगों के हो सकता है ऐसा ना होता हो, लेकिन मेरे में ऐसा था। फिर मैं जब स्कूल में गया में पढ़ाई करना शुरू हुआ, तो मैं टीचर को आइडियलाइज करने लगा। मेरा मन करने लगा नहीं, मैं टीचर बनूँगा आगे जाके। फिर जैसे जैसे समय गुजरा तो मैं मगध सुपर 30 गया में पूर्व पुलिस महानिदेशक के द्वारा चलाया जाता है, उसमें चयनित हुआ। वहाँ जाके मुझे पता चला IIT क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। फिर वहाँ से मन हुआ कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए। लेकिन थ्रू कोर्स ऑफ प्रिपरेशन मुझे लग गया कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ, और मुझे केवल एक सब्जेक्ट पसंद आया उस तीनों सब्जेक्ट में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से, वो था केमिस्ट्री। इसके लिए मैं बार बार अभ्यानंद सर से डांट भी खाया हूँ हम मगध सुपर 30 में कि आप केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे रिजल्ट थोड़ी ना होगा, ऐसा करके। लेकिन एक होता है ना कि अंदर से केवल केमिस्ट्री ही पढ़ने का मन है और कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता है, जुनून सा है। तो फॉर्चुनेटली मैं आईसर कोलकाता का एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे चयनित हुआ, वहाँ जाके डिग्री लिया। वहाँ पे जब डिग्री ले रहा था तो वहाँ का दूसरा दुनिया देखा। होता क्या है, मुझे क्या लगता है कि आप जैसे जैसे दुनिया देखते हो वैसे वैसे आपका परसेप्शन चेंज होता है। आप क्या बनना चाहते हो वो भी शायद आपका बदल जाए। तो जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ एकदम अलग दुनिया था। मैं कभी ऐसा कॉलेज जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा कॉलेज होगा, इतना शानदार कॉलेज होगा, विदेश से लोग आते होंगे, विदेश से लेक्चर आते होंगे, वहाँ से बच्चे विदेश में PhD करने जाते होंगे। और मेरा मन हो गया कि मैं बाहर में PhD करने जा रहा हूँ। और मैं वहाँ पे फॉर्चुनेटली अच्छा विद्यार्थी था। मुझे याद है कि मुझे एक बार अपने प्रोफेसर से एक कमेंट मिला था कि आपने यहाँ आके मेरा बिहार के स्टूडेंट के प्रति सोच बदल दिया।
जो मुझे बड़ा सुकून देता था। क्योंकि आपको इंसिडेंट बता दूँ, छोटा सा इंसिडेंट है। क्वांटम केमिस्ट्री एक टॉपिक हुआ करता था और मुझे उस टॉपिक में जनरली लोगों को 40 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर आता था और मुझे 98 नंबर मिला था। और वो प्रोफेसर मुझे कॉल किए थे पर्सनली कि आप आइए और मिलिए। तो वो मेरे लिए बड़ा एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और मैं कुछ नहीं हूँ, एक सिंपल स्टूडेंट हूँ। वहाँ से मेरा मन हो कि नहीं यार, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मुझे 2 जगह पीएचडी भी मिला। यूएस और कनाडा में मुझे पीएचडी भी मिला था, फंडेड पीएचडी था। लेकिन एक होता है ना कि जब माँ बाप कोई चीज़ बोलते हैं तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फाइनली उनका जो भी ऑर्डर होगा, आप, मुझे लगता है कि ब्लाइंडली आपको ओबे करना चाहिए। हो सकता है दूसरे लोग इसमें मतलब मेरे से डिसएग्री करें, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है। हो सकता है कि मैं उसमें गलत हूँ या हो सकता है वो डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन मेरे पापा बोले कि हम लोग अकेले हैं, हु विल सी अस। देन एंड देयर मैं अपना प्लान ड्रॉप किया। हमारे प्रोफेसर थोड़ा एंग्री भी हुए कि सब कुछ हो गया, मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया, सारा कुछ क्लियर हो गया, फिर लास्ट मोमेंट में आप ना बोल दिए। तो मेरा एक ही जवाब था कि सर, दुनिया में पता नहीं लोग किसको अचीवमेंट कहते हैं। मेरा सीधा मानना है कि अगर माँ बाप का मन हम नहीं रख पा रहे हैं तो हम कोई एक चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और उस टाइम से मैं सोचा कि अब क्या करूँ यहाँ पे। और वहाँ के बाद डिफरेंट सेगमेंट, मैं टीचर बन सकता हूँ, नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ, और नेट क्वालिफाई मैं किया। लेकिन इतना देखते हुए मैं लोगों से सजेशन भी लिया। फिर मुझे लगा कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो मैं कर सकता हूँ इस स्टेज पे आके, और मेरे लिए अचीवेबल था। 2 चीज़ होते हैं सर, मुझे लगता है कि जैसे आपका बैकग्राउंड कैसा है, अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो आपको ये नहीं सोचना है कि बैकग्राउंड कैसा रहेगा, बस अपना एम पे फोकस करना है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, आपको अपना एम को भी देखना है, दोनों चीज़ करना है। तो मैं पूरा ओवरऑल एनालाइज करके गया कि यार मैं सिविल सर्विस मेरे लिए अचीवेबल है, लग रहा है मुझे, और इसमें जाके मैक्सिमम लोगों से मैं जुड़ सकता हूँ। तो मैं अगर सच पूछो आप, तो सिविल सर्विस में जाने का मन अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद बनाया। कंप्लीट करने के बाद, वो भी मैं बता दूं, एग्जैक्ट डेट में बता दूं आपको, कॉन्वोकेशन 26 मई को था। उससे 10 दिन पहले मैं घर आया था माँ पापा को लेके जाने के लिए कॉन्वोकेशन में, और उसी टाइम में इंसिडेंट हुआ और मैं उसी टाइम ड्रॉप किया आइडिया। और उस 10 दिन के अंदर मैं एनालाइज किया कि क्या करना है आगे, क्योंकि मुझे कॉलेज से वो लोग 26 के बाद 1 जून के बाद वो लोग निकालने वाले थे, क्योंकि नया बैच आएगा, उनको जगह चाहिए। तो उसी 10 दिन के दरमियान मैंने मन बनाया कि नहीं, मैं इसके लिए जाऊंगा। और हालांकि उसको करने के दरमियान मैंने पीएचडी भी ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली पैसा चाहिए था। क्योंकि तो पीएचडी में काम करते हुए मैंने प्रिपरेशन शुरू किया दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है निस्टेड करके CSIR का, वहीं पे मैं पीएचडी कर रहा था और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। एक चीज़ बताइए, आप बिहार विधानसभा में असिस्टेंट हैं अभी वर्तमान में, संजोग से सिलेक्शन भी बिहार विधानसभा में सेक्शन ऑफिसर के रूप में हुआ है। हालांकि आपका रैंक कितना है कि आपको SDM और DSP भी मिल सकता था। तो क्या आपने SDM और DSP प्राथमिकता नहीं दिया था, और ये ही चॉइस क्यों था आपका, पटना में रहने के लिए क्या? देखिए अमित जी, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि एक कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम है जो BPSC किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनाती है सर्विस अलॉट करने के लिए। अगर मेरी चॉइस की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने पहला चॉइस SDM दिया था, दूसरा चॉइस DSP भी दिया था। शायद उनके जो एल्गोरिथम फिट है उसके अकॉर्डिंग मेरा उस पोस्ट पे, उस पद पे सिलेक्शन नहीं बैठता होगा, तभी मुझे ये पद अलॉट किया गया है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि, और इस पद से मैं नाखुश हूँ ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ अपने लोगों के बीच रहूँगा, नॉन ट्रांसफरेबल जगह है, उसकी फ़ायदा मिलेगी मुझे। लेकिन हाँ, ये BPSC की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, एक फुल प्रूफ एल्गोरिथम है जिसके थ्रू अलॉट करते हैं, उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जो भी पद अलॉट किया गया है मेरे कैपेबिलिटी के अनुसार अच्छा है, क्योंकि जिनको जो भी पद अलॉट किया गया है, हम जैसे जिनको भी SDM मिला हो या DSP मिला हो, वो ज़रूर मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है उस जॉब के लिए, तभी उनको मिला है। एक चीज़ हमें और बता दीजिए, आप जॉब कर रहे हैं पिछले 4 साल से, हमें याद है जहाँ तक कि जॉब करते हुए BPSC की तैयारी,
और समय का प्रबंध आपने कैसे किया? क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि समय उन लोगों के पास नहीं रहता है। समय कैसे निकाला जाए, ये ज़रा प्रबंधन बताएं हमें। पहले थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, मैं 4 साल से नहीं 2 साल से कुछ ज़्यादा से जॉब कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन खैर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पता नहीं लोग क्यों ऐसा हमेशा कंप्लेन करते हैं, और नॉर्मल ज़िंदगी की बात है कि मेरे पास समय की कमी है, टाइम का क्राइसिस है। मेरा अपना मानना है कि किसी के जीवन में समय का क्राइसिस कभी नहीं हो सकता, समय का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगर किन्हीं को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास समय नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब आप समय को मिसमैनेज कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको समय की कभी कोई दिक्कत होगी। मेरे केस में अगर मैं बात करूं अपना, तो मैं जहां पे काम कर रहा हूं, खासकर जब बिहार विधानसभा का सेशन चलता है, तो हो सकता है कभी कभी 8 बजे तक रुकना पड़ता हो, 9 बजे तक, क्योंकि वो ऐसा काम है जिसको डिले नहीं किया जा सकता। तो उस दरमियान मेरा एक ही रूटीन था, मैं पूरे सर्विस पीरियड में 4 आवर्स पढ़ाई के लिए एनी हाउ निकालता हूँ। मॉर्निंग आपका अपना है, आप 5 बजे की जगह 4 बजे उठ सकते हो, उसमें कोई वो आपका डिसीजन हो सकता है। मैं 5 से 7 विदाउट फेल पढ़ाई के लिए रखता था, और मेरा आदत आज भी है। आज भले पढ़ाई थोड़ा कम कर दिया हूँ, घूमना फिरना ज़्यादा, मॉर्निंग वॉक ज़्यादा कर दिया हूँ, लेकिन वो उठने का जो आदत बना हुआ है वो अभी भी है। और 2 घंटे सुबह, और रात में सोने से पहले 2 घंटे, वो 6 से 8 कभी होता था मेरा, या कभी 10 से 12 होता था, डिपेंडिंग ऑन मैं ऑफिस से कब लौट रहा हूँ। और यही 2 टाइम मैं मैनेज करता था, कभी 6:30 से कभी 8:30। वो आपका है, आपको 4 घंटा निकालना है, किस टाइम निकालना है, बस वही 4 घंटा मुझे यहाँ तक लाया है, यूँ कहें तो। लेकिन हाँ, मैं 4 घंटा के लिए इसको ऑफ करके साइड रखता था, क्योंकि 4 घंटा बुक, कॉपी और मेरा दिमाग ही होना चाहिए। ना मेरे दिमाग में घर का टेंशन चलना चाहिए, ना फैमिली की बात चलनी चाहिए, ना कोई कहानी चलनी चाहिए। जो पढ़ रहे हो वो चलनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आप फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वो लोग कैसे तैयारी करें ताकि अच्छा रैंक ला सकें, बीपीएससी क्वालिफाई कर सकें, या अन्य पीसीएस, आईएएस, पीसीएस में जा सकें? इसमें मैं 2-3 चीज़ बोलूँगा। एक तो ये बोलूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट है। आप आउटर कॉन्फिडेंस पे मत जाओ। दूसरे लोग कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वो आपका टेम्पोररी होगा, वो कभी परमानेंट नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, पहला बात तो। अब वो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे मन था इसीलिए, हो सकता है जिनका मन हो उसके लिए हो। अगर नहीं भी मन है, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको मोटिवेशन जगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन अगर आपको रहेगा तो आपके सामने कौन बैठा है, नहीं बैठा है, इसका कोई मैटर नहीं करता। आप खुद मोटिवेटेड रहोगे तो खुद करोगे। और लाइटर नोट पे बस एक ही बात बोलूँगा, बाकी डिटेल तो मैं बोल दिया हूँ कि कैसे मेंस किया, कैसे पीटी किया। लाइटर नोट पे बोलूँगा यही बात कि जीवन से आप खेलिए, जीवन को अपने साथ खेलने मत दीजिए, बस। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, अपने सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? ये ज़रूरी है, और आपके लिए कौन प्रेरणादायक रहे हैं इसके लिए? और ज़रा सा आप अपना संक्षिप्त परिचय भी दे दें, ताकि आपसे मिलने जाने वाले लोग भी मिल सकें। आपके घर और ऑफिस का तो आपने पता दे ही दिया। मैं बता दूं कि मैं गया जिला के गुरुआ ब्लॉक से बिलोंग करता हूं, और मैं प्रारंभिक पढ़ाई वहीं गांव से शुरू किया। फिर मैं अपने बुआ जी के पास रहा, उसके बाद 6 से लेके मैं गया में शिफ्ट हो गया अकेले। फैमिली गांव में रहती थी, मैं गया में रहता था। 6 से 10 ज्ञान भारती में पढ़ा, उसके बाद मगध सुपर 30 में चयन हो गया। मगध सुपर 30 का चयन का भी एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा किस्सा है कि मैं इसलिए खुश नहीं था कि मेरा चयन हो गया, मैं खुश इसीलिए था कि मुझे खाना बनाने से छुटकारा मिलेगा। ये रीज़न था मुझे खुश होने का वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं वहाँ से तैयारी किया और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में पढ़ाई किया, और उसके बाद मैं आपके सामने तैयारी करके बैठा हूँ। सफलता का श्रेय माँ पापा को हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है। इनके अलावा मेरी बुआ जी और मेरी फूफा जी मेरे माता पिता से कम कभी नहीं रहे हैं। वो बचपन से मुझे अपने साथ रखे हैं, मतलब हर कठिनाई, घर में कुछ भी हो कठिनाई, वो हमको अपने साथ रखे हैं। और ये 4 लोग हैं जिनका सपोर्ट कभी कंडीशनल नहीं रहा मेरे लिए। कैसा भी कंडीशन हो, मैं अच्छा करूं, बुरा करूं,
कैसा भी हो, उनका कंडीशन जैसा भी हो, हमेशा हमको सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा हमारे टीचर्स जो भी रहे हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबका सहयोग मुझे मिला है। और मॉक के टाइम में तो आपके यहाँ भी आए, आपके यहाँ का मॉक काफ़ी बढ़िया रहा। खासकर मुझे रितेश सर का याद है कि उनका क्वेश्चन पूछने का लहजा और एक एक छोटा बारीक बारीक चीज़ जाना। कुंदन सर थे और एक सर और थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, सलीम सर, वो मानवाधिकार में शायद थे ना। हाँ। तो वो छोटी छोटी चीज़, जैसे मैं एक बार जूता पॉलिश करके ठीक से नहीं आया था, वो भी चीज़ वो ध्यान दे रहे थे। इसका मतलब है कि कितना बारीक से इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है। वो मुझे बड़ा अच्छा, तो वो सब लोगों के प्रति मैं आभार जताऊंगा जहाँ भी मौका दिया उनके प्रति। और लास्ट में लक ऑफ लाइफ को हमेशा आभार जताना चाहिए। और एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ गया, फ्यूचर एस्पिरेंट के बारे में हम लोग तैयारी के बारे में बात कर लिए, आप गार्जियन के सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। आपके गार्जियन बहुत सपोर्ट किए हर स्थिति में, अच्छा हो या बुरा हो। फ्यूचर एस्पिरेंट के गार्जियन को क्या सलाह देना चाहेंगे, बच्चे के लिए क्या करें वो? अमित जी, मैं इस सवाल पे माफ़ी चाहूँगा। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि कोई गार्जियन को सलाह दूँ, लेकिन मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है कि एक चीज़ तो फ्यूचर एक्सपीरियंस को मैं ये बोलूँगा कि आपका बैकग्राउंड है उस पर ध्यान मत दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा बचपन ख़राब रहा है। सबके बचपन में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। आप ये मान के चलो कि मेरा जो माँ बाप मुझे बचपन दिए हैं वो बेस्ट था, ये हमेशा मानो आप। और जो भी गार्जियन है उनसे यही बोलूँगा कि कोई भी चीज़ में जल्दीबाजी ना करें, समय दीजिए। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ में कोई विद्यार्थी लगा हो और उनको हर दिन ये बोला जा रहा हो कि कितना टाइम ऐसे हो जा रहा है, वो ऐसे कर लिया, वो ऐसे कर लिया। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए जीवन में किसी से, क्योंकि हर इंडिविजुअल का बैकग्राउंड, हर इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी यूनिक है। एक एक आदमी अपने आप में यूनिक है और उस यूनिकनेस को समझने दीजिए अपने बच्चों को। और मुझे लगता है कि कुछ साल तो ब्लाइंडली सपोर्ट करके देखिए, बहुत अच्छा करेंगे बच्चे, क्योंकि ब्लाइंड सपोर्ट में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है आपका। अगर आप बच्चे पे ब्लाइंड सपोर्ट करते हो तो बच्चा आपको गलत करे, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि उसका मोरल नहीं साथ देगा कि नहीं मेरे पापा मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, घर वाले इतना भरोसा करते हैं, क्यों गलत करें, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू कौशलेंद्र जी, आपका समय अभी कीमती है, मैं समझ सकता हूँ, फिर भी समय निकाले। और कोविड काल में हालांकि सारे एस्पिरेंट तो पटना है नहीं, और जब भी मौका मिलेगा, इस बार के जितने भी सफल कैंडिडेट हैं, मैं कोशिश करूंगा उन लोगों से बातचीत करूं और आप लोगों के लिए, हालांकि ये बेहतर होगा कि आप लोग कैसे तैयारी करें। धन्यवाद।